नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज राष्ट्र की एक बड़ी आवश्यकता थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समस्त विचारों का समावेश है। ये गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पर आधारित है। ये कहना है विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश पांडे का। उन्होंने कहा कि जब तक हम विरासत को जानेंगे नहीं तो गर्व कैसे करेंगे। गुरुकुल में विद्यार्थी पेड़ के नीचे भी बैठकर पढ़ सकते थे, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने निजी और शासकीय विश्वविद्यालय के अंतर को लेकर भी अपनी राय रखी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अखिलेश पांडे से बात की अरविंद चौहान ने। श्रेष्ठ शिक्षा ही किसी राष्ट्र का निर्माण करती है। इस वक्त हम हैं उज्जैनी में। उज्जैनी मतलब अध्यात्म की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, महाकाल की नगरी और महर्षि संदीपनी की तपस्थली स्थिति कह सकते हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर 64 कलाएं सीखी थी। आज उसी उज्जैनी के विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। कैसे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को? मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था। अभी मैं 40 साल से विश्वविद्यालय की सर्विसेज में हूँ, पठन पाठन कर रहा हूँ। कई शिक्षा नीति आई, लेकिन पहली बार ऐसी शिक्षा नीति आई जो विद्यार्थियों को केंद्र करके बनाई गई हो। ये राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए ये शिक्षा नीति आई और इसमें गांव से लेकर के शहर के और शिक्षाविद से लेके इंडस्ट्री और फार्मर सभी लोगों से ये विचार लेने के बाद ये शिक्षा नीति तैयार की गई। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे तत्कालीन उस समय शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले ये नई शिक्षा नीति को लागू करने का बीड़ा उठाया। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू हुई और सौभाग्य से विक्रम विश्वविद्यालय ने सबसे पहले आगे बढ़ करके जो है नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहां कई आप लोग देखते हैं पूरे विश्व में बाबा महाकाल का जो है नाम सभी लोग जानते हैं। उसके कारण ये उज्जैनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे भी रही है। जैसे उज्जैनी विश्वविद्यालय यहाँ पुरातन काल में भी था, सांदीपनी आश्रम है और कई गुरुकुल यहाँ चलते हैं, जो नई शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा उसका दायरा है कि गुरुकुल की पढ़ाई से आज नई शिक्षा नीति को यदि गुरुकुल से कंपेयर करें तो वही शिक्षा नीति जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो केवल वो पढ़ाई नंबर के लिए या डिग्री के लिए नहीं करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी जब संदीपनी आश्रम में पढ़े थे तो उनको जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। जो आज हम लोग वोकेशनल कोर्स या स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो पहले गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी कि बच्चे जो है जो वहाँ से निकलेंगे वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। और तभी जो है वो कई बार आपने कई चीज़ों में आपने देखा होगा, चाहे राजा का बच्चा या किसी का बच्चा, सब लोग वहाँ जाकर के पढ़ाई करते थे गुरुकुल में और पूरा जीवन की हर आवश्यकताओं को देखते हुए वो उस पर सीखते थे। वही नई शिक्षा नीति की जो उम्मीद है और जो नई शिक्षा नीति का मैंडेट है। और जब तक हम अपनी विरासत को जानेंगे नहीं तब तक हम विरासत पे गर्व कैसे करेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आध्यात्म से चलकर हम अंतरिक्ष पर पहुंच गए हैं और इसमें निश्चित तौर पे गुरुओं का बड़ा एक निश्चित तौर पे उनकी ये अपना मार्गदर्शन रहा है, क्योंकि अध्यात्म कुलगुरु हुआ करते थे, अंतरिक्ष पर जाने के लिए वैज्ञानिक हो गए। तो उन्हीं की शिक्षा अगर नहीं मिलती तो हम अंतरिक्ष में नहीं पहुंचते। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था भी इसमें शामिल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसमें शामिल है। तो कैसे देखते हैं अध्यात्म से और अंतरिक्ष तक का सफर? मैं अभी एक कार्यक्रम हमारे यहाँ लॉ डिपार्टमेंट में था। लॉ डिपार्टमेंट के लोगों ने अंतरिक्ष दिवस बनाने का जो सरकार ने निर्णय लिया था उस पर कार्यक्रम था। मैं बताना चाहूँगा कि जब एक साइंटिस्ट होता है कहीं ना कहीं हमारी हर चीज़ जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। स्पिरिचुअलिटी जो ये पूजा पाठ ये सब नॉर्मल नहीं है, ये हमें इंटरनल एक स्ट्रेंथ देती है। जैसे हम लोग भी कभी कभी साइंटिस्ट जो है अपने एक्सपेरिमेंट में फेल होता है सर, उसको जो सहन करने की शक्ति होती है स्पिरिचुअलिटी ही देती है। उसका जो एक इनर जो उसका कॉन्फिडेंस होता है। बल्कि एक ऐसे स्टोरी भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। साराभाई साहब जो विक्रम साराभाई जो बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसरो को निर्माण किया बनाया है इसरो को,
वो हमेशा गीता पढ़ा करते थे। 1 घंटे वो हमेशा गीता पढ़ते थे। तो एक स्टेट से एक इंटरव्यू था, एक बालक जो है इंजीनियर वहाँ इंटरव्यू देने आया, समुद्र के किनारे वो गीता पढ़ रहे थे, तो उनके पास बैठा तो कई बार डिस्टर्ब किया कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ बोले नहीं, फिर बाद में बोले मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो बोला वहाँ बैठ के वो कई बार ये बोला कि ऐसे लोग जो है यदि देश मतलब काम कुछ करें बजाय ये सब फालतू की किताबें पढ़ने के, तो बहुत अच्छा आगे हो जाए देश। थोड़ी देर के बाद जब उनका अध्ययन खत्म हुआ तो जब उठे तो उनके कमांडोज वगैरह सब आ गए। तो उस विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि आप हैं कौन। तो इसी दौरान उनसे पूछ लिया था आप कहाँ आए हैं। तो बोले मैं इसरो में इंटरव्यू देने आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं जहाँ तुम इंटरव्यू देने आए हूँ वहीं पे मैं डायरेक्टर हूँ। तो वो फिर उनसे मतलब माफ़ी मांगा और सारे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी भी फील्ड में यदि हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं तो कई बुराइयों से वो हमें बचाता है और हमें इंटरनल स्ट्रेंथ देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आज वकीलों का वहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट में था, आप ये मान के चलिए कि यदि एक एथिकल एजुकेशन वकीलों को नहीं दिया जाएगा, डॉक्टर्स को नहीं दिया जाएगा, टीचर्स को नहीं दिया, उसको रिलीजन से थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, लेकिन यदि हम स्पिरिचुअलिटी के साथ में जीते हैं और अपना काम करते हैं तो कई बुराइयां और कई गलतियों से बचते हैं। एक अहम सवाल है, आप चूंकि निजी विश्वविद्यालय के नियामक के अध्यक्ष भी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, सर कितना अंतर पाते हैं जब से जो निजी विश्वविद्यालय हैं और जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों का जो आज के युवाओं का जो सोच है या उनकी जो एजुकेशन लेने की इच्छा है वो ज़्यादा निजी विश्वविद्यालय में जाती है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? कहीं ना कहीं जबकि यहाँ का फीस भी कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बच्चों का रुझान वहाँ होता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। मैंने जो महसूस किया है कि 2 तरीके के विश्वविद्यालय हैं। एक विश्वविद्यालय वो हैं जो अपनी ब्रांडिंग किए हैं, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने में बहुत एनर्जी अपनी लगा रहे हैं, और दूसरे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा एक रीज़न है कि विश्वविद्यालय में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चों को सुविधाएं मिल जाती हैं, दिखावा भी कह सकते हैं उसे आप। सुविधाएं मिल जाती हैं। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हो रहा है कि एजुकेशन जब गुरुकुल था तो पेड़ के नीचे भी बैठ के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज पेरेंट्स और विद्यार्थियों की सोच ये है कि एसी रूम होना चाहिए। एक विश्वविद्यालय में जब विजिट किया तो वहाँ की लाइब्रेरी एसी, उनके क्लासरूम एसी और उनका मेस एसी, सब कुछ एसी था। मैंने उनके चेयरमैन से इस बारे में डिस्कस किया कि मैंने कहा कि ये जो विश्वविद्यालय है, हम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, तो यदि ये विश्वविद्यालय का विद्यार्थी मान लो कंस्ट्रक्शन में जाएगा तो वो कैसा फील्ड में काम करेगा। इसलिए हमको विद्यार्थियों से भी, पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट विश्वविद्यालय जो हैं वो रिसोर्सेज की थोड़ी समस्या, हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बाहरी नहीं दे सकते, लेकिन गवर्नमेंट विश्वविद्यालय अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हम सस्ती शिक्षा दे रहे हैं। हमारा विद्यार्थी जो है वो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय शिक्षा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी शिक्षा उनको और हमारा विद्यार्थी इसमें आए। मैं रिकॉर्ड के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आप यदि सर्वे करेंगे तो ऐसे विश्वविद्यालयों से निकले हुए कई साइंटिस्ट टॉप पोजीशंस पे हैं। DRDO से लेकर के साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे हैं, शासकीय, वहीं पे डेफिनेटली बहुत सारा रिसोर्सेज प्राइवेट में है, लेकिन वहाँ से बहुत सारे ऐसे निकले हुए विद्यार्थी जो है पढ़ने के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, सब जगह जा रहे हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, कह सकते हैं। व्यवसायीकरण, देखिए समय की आवश्यकता होती है। आज सरकारों को बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाना पड़ता है, पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ गई है और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम उतना, अभी जैसे 1500 विश्वविद्यालय चाहिए, तो क्या सरकार अपने रिसोर्सेज से 1500 विश्वविद्यालय खोल सकती है? इसलिए पॉपुलेशन को देखते हुए, युवाओं की संख्या को देखते हुए निजीकरण किया गया।
और निजीकरण जो है, देखिए दोनों ही चीजें होती हैं, प्लस और माइनस दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव चीज होती है। बहुत सारे ऐसे निजी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे चूंकि ये व्यवसायीकरण जो कुछ विश्वविद्यालयों के उसमें आ गया है, अब जरूरत है कि सरकारों को या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो थोड़ा मॉनिटर की जरूरत है। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है। विक्रम विश्वविद्यालय एक काफी बड़ा नाम है। 1956 अब जब देश आजाद हुआ था उसके बाद ही इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन जिस गति से बढ़ना चाहिए था अब लग रहा है कि 10-5 साल से बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आप कैसे देखते हैं विक्रम विश्वविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं वर्तमान में चल रही हैं, और छात्र यहाँ जो हैं वो यहाँ पर दाखिला एडमिशन क्यों लें, क्या ऐसी इसकी खास बात है? मैं बताना चाहूँगा, वैसे लगातार बढ़ा है विश्वविद्यालय, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ा, जितने पुराने समय में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब आया। अभी मैं जब यहाँ पे हमने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खाली दिखा, और चूंकि मैं प्राइवेट में काम कर चुका हूँ, प्राइवेट विश्वविद्यालयों के साथ हमने 10 साल काम किया, वहाँ का अनुभव मुझे इसलिए आया कि वो कैसे बढ़ते हैं। तो उसके कारण मेरा सबसे पहला टारगेट ये हुआ कि हम कोर्स नए लाएं, समय के अनुसार कोर्स चलाना, ये गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों की भी आवश्यकता है। आज यदि गवर्नमेंट विश्वविद्यालय पुराने ही कोर्स में रहेंगे तो बच्चे वहां पे नहीं आएंगे। उसको देखते हुए यहाँ पे 51 टाइप के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और कोर्स चलते थे। जी हाँ, लेकिन जब हमने ज्वाइन किया तो हमने एक नई फैकल्टी यहाँ बनाई। उस समय हमारे माननीय जो उच्च शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर मोहन यादव, और हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, इन लोगों और गवर्नर साहब इवन हमेशा ये प्रमोट करते थे एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब ये मध्य प्रदेश जो है एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, और कम से कम लगातार हम कर्मठ अवार्ड जीत रहे थे। लेकिन यहाँ पे जीआर जो एग्रीकल्चर की थी 0.001% भी नहीं थी। उसको जब मुझे टारगेट दिया गया कि एग्रीकल्चर स्टार्ट करना है, हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, जिसमें एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एमएससी भी उसमें शुरू किया। इसी तरीके से कई रोजगार के जो नए कोर्स हैं, जैसे फॉरेंसिक साइंस है, आज आप देखें सुप्रीम कोर्ट भी जो है एविडेंस के तौर पे फॉरेंसिक साइंस, और आप निठारी कांड, ये तंदूर कांड, वो सब देखिए तो आज भी अभी कलकत्ता में चल रहा है, तो फॉरेंसिक सबसे बड़े आगे आ रहा है। तो फॉरेंसिक साइंस इस समय टॉप में था, तो हमने फॉरेंसिक साइंस स्टार्ट किया। फूड प्रोसेसिंग, आज हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन कितना टन अनाज जो है हमारा बर्बाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान नहीं दिया। आज फूड प्रोसेसिंग हमने यहाँ लाए कि हमारा फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट भी आ रहा है, और फूड प्रोसेसिंग हमने स्टार्ट किया। इसी तरीके से आप ये देखें कई ऐसे नए कोर्सेज हम लाए, जैसे डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब जो ज़रूरतें रही, तो ऐसे कुल मिला करके अभी शासन ने 2 नए कोर्स किया, जैसे ड्रोन है। अब ड्रोन की ट्रेनिंग और उसकी एजुकेशन देना ये विक्रम विश्वविद्यालय शुरू कर रहा है। उसमें ड्रोन का है कि हम जब टेक्निकल में ड्रोन का ये है कि जैसे हमारा किसान है, किसान जब पेस्टिसाइड छिड़कता है तो बहुत सारा उसके अंदर जाता है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से यदि वो पेस्टिसाइड छिड़केगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, बचत भी हुआ है नुकसान, और काफ़ी इफेक्टिव होगा, इसलिए इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी। दूसरा आप देखिए एयरपोर्ट बढ़ रहा है, उज्जैन में भी एयरपोर्ट बन रहा है, तो एविएशन मैनेजमेंट, हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, हम ये जैसे मान लो एयरपोर्ट की बुकिंग ही है, टिकट बुकिंग है, और एयरपोर्ट का जो स्टाफ है रोजगार, तो ये बहुत सारे ऐसे 310 कोर्स आज हमारे विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। 310 कोर्स हम लोग पहुंच गए। सर, आपका बहुत बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। हमारे साथ थे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु अखिलेश पांडे साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाले समय में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी, और निश्चित तौर पर उससे देश के युवाओं को लाभ होगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, उज्जैन।